हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच हाजिर हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से, विभिन्न वेबसाइट से ली गई खबरें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन सभी को यहाँ पर समाहित किया जाता है और वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में आपको सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। इस वीडियो लेक्चर में देखा जाए तो जो विभिन्न समाचार पत्र जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई इत्यादि वेबसाइटें हैं, वहां से महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए लाया जाता है। और इस वीडियो के एंड में मैं इस जो पीपीटी और पीडीएफ प्राप्त करने का तरीका है वो सब कुछ बताऊंगा, और साथ ही साथ एक खास चीज है उसको भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या है वो खास चीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो वीडियो है, इस वीडियो में हमको प्रीलिम्स के फैक्ट भी तैयार हो जाते हैं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, और साथ ही साथ मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट डाटा है जिनको आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, वो सब भी यहाँ से हमको मिल जाते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं 13 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहले दिवस से चर्चा करते हैं कि जो 13 फरवरी का दिन है उसको किस रूप में मनाया जाता है। तो नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी का जयंती होती है। सरोजनी नायडू जिनको भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। ठीक है, भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू जी, इनकी जयंती होती है और इनकी जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वुमेन्स डे के रूप में। तो परीक्षा में आपसे पूछ ले कि नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो आपको बताना होगा 13 फरवरी को। और आपके लिए प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला दिवस है वर्ल्ड रेडियो डे। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। इस बार का जो थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज है। इस बार का थीम परीक्षा में आपसे पूछ ले कि विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या है 2025 के लिए, तो 2025 के लिए रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज है इसका थीम। आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन। अब रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन आज हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आकाशवाणी की खबर है और 13 फरवरी 2:17 की ये न्यूज है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि जो विश्व रेडियो दिवस है कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को, और इसी अवसर पर सूचना और प्रसारण जो सचिव है उनका नाम क्या है, संजय जाजू नाम है। इनके द्वारा जो रेडियो महोत्सव 2025 का इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, आगे हम बात करें रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का जो रेडियो दिवस है उसका थीम क्या है, रेडियो और जलवायु परिवर्तन। रेडियो और जलवायु परिवर्तन। अब रेडियो आई है तो वहां पर एक महत्वपूर्ण खबर है, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला के राम सिंह बौद्ध, ये है राम सिंह बौद्ध जी, और इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। ठीक है, राम सिंह बौद्ध को रेडियो मैन के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में आपसे पूछ ले कि रेडियो मैन के नाम से भारत के किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो राम सिंह बौद्ध इनका नाम है, और ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला से संबंधित है। इनका एक रेडियो संग्रहालय है जिसका नाम इन्होंने दिया है मन की बात रेडियो संग्रहालय। उस रेडियो संग्रहालय को देखा जाए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज किया गया, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में भी, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से यह नाम इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम। अब जो 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आयोजन के बारे में जानते हैं। जो इसका आयोजन किया गया, जो 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम है, इसके बारे में जाने तो 12 से 14 फरवरी 2025 तक आईसीएआर, एशियन फिशरीज सोसाइटी, मत्स्य विभाग भारत सरकार और एशियन फिशरीज सोसाइटी इंडियन ब्रांच के द्वारा आईसीएआर कन्वेंशन सेंटर पूसा कैंपस नई दिल्ली में आयोजित किया गया। परीक्षा में आपसे पूछे किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो इतने आईसीएआर, एशियन फिशरीज सोसाइटी, मत्स्य विभाग भारत सरकार और एएफएस इंडियन ब्रांच के द्वारा आईसीएआर कन्वेंशन सेंटर पूसा नई दिल्ली में 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन किया गया। इसका केंद्रीय विषय क्या था, जो ये आयोजन किया गया इसका केंद्रीय विषय क्या है, तो ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक इसका थीम था, केंद्रीय विषय था। इसी विषय पर इसका आयोजन किया गया। उद्घाटनकर्ता के बारे में जान ले तो उद्घाटनकर्ता श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह इनका नाम है। मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे हम बात कर ले कि भारत दूसरी बार इस फोरम की मेजबानी कर रहा है। पहली बार 2007 में कोच्चि में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यहां पर ये चीज जाने रही है कि इस बार इसका आयोजन कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का। तो इसका उद्घाटन राजीव रंजन सिंह जो मत्स्य पालन मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके द्वारा किया गया। केंद्रीय विषय क्या था, ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक इसका केंद्रीय विषय था। पहली बार भारत में कब आयोजित किया गया था, 2007 में आयोजित किया गया था, और 2007 वाला जो आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था, कोच्चि में हुआ था। ठीक है, तो ये इस बार जो देखा जाए 2025 में भारत दूसरी बार इसका आयोजन कर रहा है।
आगे देखें, राकेश रोशन को आईफा 2025 में मिलेगा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड। अब ये है राकेश रोशन जी, ऋतिक रोशन के पिताजी हैं, इनको आईफा 2025 जो आयोजन किया जा रहा है उसमें जो जयपुर में आयोजित होगा, आगे बताऊंगा। और यहां पर देखा जाए तो इनको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पॉइंट्स देखिए क्या क्या है। प्रसिद्ध फिल्म मेकर राकेश रोशन को आईफा 2025 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आईफा 2025 समारोह का आयोजन 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। ठीक है, आईफा जो अवार्ड समारोह है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर राजस्थान में आईफा अवार्ड का आयोजन किया जाएगा। और अगर हम बात करें यहां पर, तो इस बार जो आईफा अवार्ड है ये अपनी रजत जयंती सेलिब्रेट कर रहा है, 25वां संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार आईफा अवार्ड अपना 25वां संस्करण आयोजित करेगा, रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा इस बार। अगली खबर क्या है, जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जो जनवरी 2025 है, जनवरी 2025 के पहले क्या होता था कि आईसीसी के द्वारा पूरे साल का जो प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाता था, लेकिन अब प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाने लगा। 12 महीने के लिए, मतलब हर साल 12 महीने के लिए अलग अलग प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाते हैं। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनवरी महीने के लिए किसको चुना गया है। अब पुरुषों की श्रेणी की बात करें तो यहां पर जोमेल वारिकन, अब जोमेल वारिकन यहां पर आप देख सकते हैं ये कहां के, वेस्ट इंडीज के स्पिनर हैं, बॉलर हैं ये वेस्ट इंडीज के। आगे हम बात कर ले इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 19 विकेट लिए, बल्ले से भी कुछ अहम योगदान दिया था। वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान में 34 साल बाद टेस्ट सीरीज जिताने की भूमिका निभाई थी और इसी कारण से इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जनवरी 2025 के लिए। अब ये तो पुरुषों में चुना गया है, ठीक है, पुरुषों की श्रेणी की बात कर ली। महिलाओं की श्रेणी की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेथ मूनी, ये है बेथ मूनी, ठीक है, इनको चुना गया है महिलाओं की जो कैटेगरी है, महिलाओं की कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी महीने के लिए। इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और इसी कारण से इनको दिया गया है जनवरी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। और याद रखिएगा जनवरी जो होता है साल का पहला महीना है, इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो जा सकता है, परीक्षा में आपसे पूछ भी सकता है कि जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको दिया गया था और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड महिला श्रेणी में किसको दिया गया था, तो दोनों याद रखना। ठीक है, अगली खबर देखें, सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक। अब जो सहकारिता मंत्रालय है इसके लिए जो संसदीय परामर्शदात्री समिति है इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया, कहां पर हुआ, कब हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। थीम क्या था, इसका आयोजन कब किया गया, तो इसका आयोजन 12 फरवरी 2025 को किया गया। 12 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। केंद्रीय विषय क्या था जो यह आयोजन किया गया था परामर्शदात्री समिति का, इसका केंद्रीय विषय क्या था, तो इसका केंद्रीय विषय था सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए की गई और वर्तमान में की जा रही पहले। ठीक है, जो सहकारी समितियां हैं उनको सशक्त करने के लिए जो पहले की गई हैं और वर्तमान में की जा रही जो पहले, उन्हीं पर केंद्रित था ये सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक। अब ये पहली बैठक थी, इस दृष्टिकोण से आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर क्या है, ग्रीस के नए राष्ट्रपति, ये है ग्रीस के नए राष्ट्रपति। बात कर ले यहां पर ग्रीस के नए राष्ट्रपति, ग्रीस की संसद ने 12 फरवरी को अपने पूर्व स्पीकर, यानी कि जो ग्रीस की संसद थी वहां के पूर्व स्पीकर है कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, इनको देश का नया राष्ट्रपति चुना है। ये है ग्रीस के नए राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस इनका नाम है। आगे हम देखें 66 वर्षीय जो टेसोलस है, जो पेशे से एक वकील है, मतलब ये पेशे से एक वकील थे, इन्हें सन 2000 में सांसद, मतलब सन 2000 से ये सांसद है लगातार। और इससे पहले जब राष्ट्रपति बनने से पहले ये किस किस पद पर रहे हैं ग्रीस में, तो देखा जाए तो ये इससे पहले ग्रीस के संस्कृति मंत्री थे, उप रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने 300 सीटों वाली अपनी संसद में 12 फरवरी को हुए मतदान में 160 सांसदों का समर्थन हासिल किया। मतलब 300 सीटें संसद, वहां की जो ग्रीस की संसद है वहां पर 300 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें से 160 सीटें पाकर ये ग्रीस के राष्ट्रपति बने। ठीक है, आगे हम बात कर ले, वह ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोलू, कैटरीना सकेलारोपोलू जो पहली महिला ग्रीस की राष्ट्रपति थी उनका स्थान लेंगे। ठीक है, और इनका जो कैटरीना है, इनका जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ये मार्च 2025 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसको प्रदान किया जा रहा है, ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली खबर देखें, मैथ्यू ब्रिट्जेक, ठीक है, मैथ्यू ब्रिट्जेके
वनडे डेब्यू में 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। मतलब जो डेब्यू किया, अपने डेब्यू में ही दक्षिण अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मैच में ही 150 रन बना दिए। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रेडज़के वनडे डेब्यू में 150 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने 148 गेंदों में 150 रन की पारी खेली। ठीक है, 148 गेंदों में 150 रन बनाए अपने डेब्यू मैच में। आगे हम बात करें, इससे पहले वनडे डेब्यू का सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड 1978 में वेस्टइंडीज के डी.एल. हेंस के नाम था। किसके नाम था? डी.एल. हेंस के नाम था। 1978 में ये वेस्टइंडीज के खिलाड़ी थे। इन्होंने 148 रन बनाए थे डेब्यू मैच में अपने। अब क्या हुआ है कि जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। खिलाड़ी का नाम याद रखना, मैथ्यू ब्रीडज़के। ठीक है, आगे हम बात कर ले, ये तो दुनिया के हो गए। जबकि दक्षिण अफ्रीका में देख ले तो दक्षिण अफ्रीका के लिए यह रिकॉर्ड कॉलिन इनग्राम ने बनाया था। 124 रन का रिकॉर्ड था 2010 में। सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन थे? कॉलिन इनग्राम थे। लेकिन अब कौन हो गए हैं? मैथ्यू हो गए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है। वनडे, अपने वनडे डेब्यू में 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? ठीक है, कहां के हैं ऐसा भी पूछ सकता है, कौन है ऐसा भी पूछ सकता है। अगली खबर देखें, 28 बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने जीता 36वां राष्ट्रीय खिताब। अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब इन्होंने जीत लिया है और 28 बार के विश्व चैंपियन है। ठीक है, अब यहां पर देखें पंकज आडवाणी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर अपने करियर का 36वां राष्ट्रीय और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब हासिल किया है। फाइनल में ब्रिजेश दमानी को हराते हुए शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में किसको हराया? ब्रिजेश दमानी को हराते हुए। जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, इन्होंने अपना 36वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है। इस चैंपियनशिप के प्रदर्शन के आधार पर भारतीय टीम का चयन किया गया है, जिसमें पंकज आडवाणी और ब्रिजेश दमानी एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जो फरवरी में आयोजित होगा, 15 फरवरी से आयोजित किया जाएगा, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि जो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कौन कर रहे हैं? तो यहां पर देखा जाए पंकज आडवाणी कर रहे हैं और ब्रिजेश दमानी कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिजेश दमानी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जो खेल था, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है। अब ये राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप से उठ के जाएंगे फिर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप। वहां पे जो विजेता होगा वो जाएगा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ये 28 बार के विश्व चैंपियन भी है। ये याद रखना, कितनी बार जीत चुके हैं? 28 बार विश्व चैंपियनशिप पंकज आडवाणी जीत चुके हैं। अगली खबर पे बात करें तो इसरो आईआईटी मद्रास ने बनाया स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बनाया है। इसके बारे में जाने तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर शक्ति तकनीकी पर, कौन सी तकनीकी है? शक्ति तकनीकी पर आधारित एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। इसे इंडिजिनस RISCV कंट्रोलर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन नाम दिया गया है। इस यानी कि शॉर्ट में अगर जो देखें तो RIIS इसका नाम दिया गया है, और अगर जो फुल फॉर्म के तरीके से देख ले तो इंडिजिनस RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन इसको नाम दिया गया है। यह चिप अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले जो सिस्टम होते हैं उन उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यानी जो अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण है उन उपकरणों के लिए आईआईटी मद्रास और इसरो के द्वारा मिलकर एक सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया गया और इसका नाम क्या दिया गया है? IRIS। ठीक है, RIIS। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। किस, ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली कि एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इसरो और किस आईआईटी संस्थान ने मिलकर तैयार किया? आईआईटी मद्रास ने मिलकर तैयार किया है। अगली खबर देखें, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए उत्तर प्रदेश व यामानासी प्रीफेक्चर के मध्य समझौता। अब यहां पर देखें यामानासी प्रीफेक्चर, इनके बारे में जान ले तो इससे पूर्व हम पहले देखते हैं। 12 फरवरी को जापान के यामानासी प्रांत के उपराज्यपाल को ओसादा, क्या नाम है इनका? को ओसादा इनका नाम है, और ये कहां के राज्यपाल है? जो जापान का एक प्रांत है यामानासी प्रांत के उपराज्यपाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने भेंट की और अपने भेंट के दौरान ही देखा जाए तो क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर उत्तर प्रदेश व यामानासी प्रीफेक्चर के मध्य समझौता किया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए उत्तर प्रदेश और जापान के यामानासी प्रीफेक्चर के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हुआ है ये समझौता, उत्तर प्रदेश सरकार और यामानासी प्रीफेक्चर के मध्य ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और यहां पर देखा जाए तो इसी के तहत क्या किया जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए उत्तर प्रदेश में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। साथ ही देखें यहां पर तो साथ ही हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में
यामानासी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के छात्रों को औद्योगिक प्रौद्योगिकी के अध्ययन करने के अवसर भी प्रदान करेगा। ठीक है, यानी जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं वो जाकर यामानासी विश्वविद्यालय है वहां पर औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, अध्ययन भी प्राप्त कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी पर आधारित। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी जो है टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है, वहां पर अध्ययन भी कर सकते हैं। कहां पर? यामानासी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के छात्र। अगली खबर देखें, अजमेर की किंग एडवर्ड मेमोरियल अब महर्षि दयानंद विश्रांति गृह होगा। अजमेर का जो किंग एडवर्ड मेमोरियल था उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? दयानंद विश्रांति गृह। ठीक है, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह, इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान सरकार ने अजमेर शहर में स्थित 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर अब महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया है। क्या नाम कर दिया है? नाम याद रखना, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह इसका नाम कर दिया है। राजस्थान के सहकारिता विभाग ने इसके आदेश जारी किया। किसके द्वारा जारी किया गया? जो राजस्थान का सहकारिता विभाग है उसके द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। ठीक है, आगे हम देखें, विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी। यहां पर नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा में से पूछ सकता है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। इन्हीं के द्वारा मेमोरियल को गुलामी का प्रतीक बताते हुए पिछले वर्ष अक्टूबर में आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह में मेमोरियल का नाम बदलने की घोषणा की गई थी। यानी वासुदेव देवनानी ने ही अक्टूबर 2024 में देखा जाए तो कहा था कि जो ये एडवर्ड मेमोरियल है, किंग एडवर्ड मेमोरियल, इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, तो अब उसके तहत देखा जाए तो यहां पर 113 साल पुराना जो किंग एडवर्ड मेमोरियल था इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया है। ठीक है, कहां पर अवस्थित है? ये राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है, ये याद रखना। कहां पे? राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। अगली खबर देखें, ओएनजीसी एनटीपीसी ने अयाना रिन्यूएबल का किया अधिग्रहण। अब यहां पर अयाना रिन्यूएबल जो है इसका अधिग्रहण कर लिया है। किसने किया है? ओएनजीसी और एनटीपीसी ने मिलकर कर लिया है। यहां पर देखें तो देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी और बिजली कंपनी एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम के 19,500 करोड़ रुपए के 19,500 करोड़ रुपए में अक्षय ऊर्जा फर्म अयाना का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, जो ये अयाना है, अयाना ये अक्षय ऊर्जा फर्म है और इसका 19,500 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, आगे हम देखें, ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन, ये ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन, ठीक है, ओएनजीसी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का संयुक्त उद्यम है। यानी कि जो ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन है ये दो कंपनियों का, किसका? ओएनजीसी ग्रीन का और एनटीपीसी ग्रीन का संयुक्त उद्यम है। ठीक है, और यहां पर बात कर ले, अयाना रिन्यूएबल पावर के 100% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए शेयर खरीदने के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मतलब ये जो दोनों उद्यम है, दोनों संयुक्त उद्यम है, इन दोनों संयुक्त उद्यमों ने मिलकर, ठीक है, क्या किया है? जो दोनों संयुक्त उद्यम है उन्होंने मिलकर अयाना रिन्यूएबल एनर्जी का जो वो है उद्यम है उसको खरीद लिया, अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, आगे हम बात करें, भारत में बनेगा हवा से जमीन पर मार करने वाला हैमर। अब ये है हैमर, ये जैसे आप देखते हैं राफेल वगैरह देखते हैं तो राफेल के साथ बड़े बड़े मिसाइल के जैसे लगे होते हैं, वही है हैमर। अब यहां पर बात कर ले, जो समझौता किया गया है किसके किसके बीच में हुआ है? समझौता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के बीच में हैमर मिसाइल के लिए भारत में निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर करार किया गया है, मतलब समझौता किया गया है। फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी का क्या नाम है? सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। ठीक है, और भारत में देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी भेल के बीच में यह समझौता किया गया है। आगे देखिए, समझौते पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया है? तो बेल के निर्देशक, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसके निदेशक केवी सुरेश और साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस कार्यकारी उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर जिगलर के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया। जो समझौता किया गया, समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। उद्देश्य क्या है? विनिर्माण, अनुकूलन, बिक्री और रखरखाव के लिए संयुक्त उद्यम को स्थापित किया जाएगा। जो दोनों देशों की कंपनियां हैं वो संयुक्त उद्यम के माध्यम से यहां पर देखा जाए तो विनिर्माण, अनुकूलन, बिक्री और रखरखाव के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे। और इसी के तहत देखा जाए तो ये जो हैमर है इसका निर्माण भारत में किया जाएगा। और ये सब हस्ताक्षर हुए कहां पर? जो एरो इंडिया से शो आयोजित किया जा रहा है बेंगलुरु में, तो उसी एरो इंडिया शो के दौरान इस पे हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अब हैमर मिसाइल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जो हैमर मिसाइल है इसे संबंधित पॉइंट्स देखें तो हाईली एलिग मॉड्यूलर म्यूशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है, इसका पूर्ण रूप है हैमर का। और हवा से जमीन पर मार करने वाला एयर टू ग्राउंड सटीक निर्देशित, यानी ये गाइडेड हथियार है, हवा से जमीन पर मार करने वाला, यानी एयर टू ग्राउंड गाइडेड मिसाइल है, ये हवा से जमीन पर मार करता है। उच्च सटीकता और मॉड्यूलर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। राफेल और जो तेजस है
उन लड़ाकू विमानों के अनुकूल है, यानी कि उन राफेल और तेजस विमानों के अनुकूल है, उसमें इनको इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे वो हवा में उड़ते हुए जमीन पर निशाना बना के टारगेटेड करके फिर वहां पर फायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो हमने देखा, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे। अब देखते हैं आज का सवाल। अब आज के सवाल क्या क्या है उनको भी देख लेते हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक कह रहा है, रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने किया है। आगे देखें, इस वर्ष का रेडियो जो विश्व रेडियो दिवस है, इसका थीम क्या है, विषय क्या है? रेडियो और डिजिटल क्रांति। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन दोनों कथन सही है, या दोनों कथन असत्य है। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहां पर देखें तो 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन 12 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, भारत इस फोरम की मेजबानी दूसरी बार कर रहा है। अब कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, या नितिन गडकरी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इसरो और आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? ठीक है, यहां पर शक्ति-1, IRIS, इंडियन सेमी चिप, या स्पेस सेमी, 4 नाम दिए हुए हैं। 4 में से जो ऑप्शन सही है उसको आपको कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान सरकार ने अजमेर के 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम क्या रखा है? राजस्थान सरकार के द्वारा जो किंग एडवर्ड मेमोरियल था, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? महर्षि दयानंद सरस्वती भवन, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह, महर्षि दयानंद सांस्कृतिक केंद्र, या महर्षि दयानंद स्मारक भवन। ठीक है, तो यहां पर देखें, ये 5 प्रश्न थे। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, स्टॉप करिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है हमारी, इस क्लास की अगर जो आप पीपीटी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। और वेबसाइट पर जाना कैसे, आइए मैं आपको एक बार बता देता हूं। बहुत लोगों के फोन कॉल आए कि सर दिख नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है कि कैसे परचेज करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं, लाइव दिखा देता हूं कैसे आपको परचेज करना है। ठीक है, आप वेबसाइट पर जाइएगा। वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन आप सर्च करिएगा, या शॉर्ट में SSGCP भी आप सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले यही खुल के आएगा कि समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन होम। यहां पर जब आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद पूरा हमारा पेज खुल जाएगा। और जब इस पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नवधारा बैच के बारे में सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ जब आप नीचे जाते रहेंगे, वीडियो लेक्चर का एक स्लॉट मिलेगा। इस वीडियो लेक्चर के स्लॉट पर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, अब जब वीडियो लेक्चर के स्लॉट पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू रिलीज में सबसे पहले आप देखेंगे करंट अफेयर वीडियो बैच फरवरी 2025, सेल प्राइस 25 रुपए आपको दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो तुरंत ये पेज आपका खुल जाएगा। जब आप पेज खुल जाएगा, यहां पे आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर वीडियो बैच फरवरी 2025, ठीक है, यहाँ कोड लिखा हुआ है, सेल प्राइस 25 रुपए लिखी हुई है। और यहां पर आप देखें तो इसका जो डेमो वीडियो है आपको फोन पर दिख जाएगा। डेमो वीडियो, डेमो पीडीएफ यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर लगातार जो जैसे जैसे फरवरी महीने का करंट अफेयर आगे बढ़ रहा है, 1 फरवरी, फिर 2 और 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 1 से लेकर 8 फरवरी का टेस्ट भी लगा हुआ है। फिर यहाँ पर देखें तो 9, 10 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी लगातार ऐसे ही आते जा रहे हैं। आप यहाँ से फिर बाय नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब सारी चीजें यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी, देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐप पे तो आप डायरेक्टली वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो प्ले हो गया, ठीक है, वीडियो प्ले हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपको पीडीएफ भी खुल जाएगा। जब पीडीएफ आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको जो पीपीटी है ये एज अ पीपीटी फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। और इसको बाय करने के लिए यहाँ पर आप बाय नाउ पर जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो 25 रुपए आपको नहीं पे करना है। जो 25 रुपए है ये आपको पे नहीं करना है। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपके कुछ कॉइन लगेंगे और वहां पर कॉइन दिया हुआ है, तो कॉइन आपको कॉइन लगाने के बाद ये करीब 18 रुपए का आपको पड़ जाएगा। ठीक है, 18 रुपए में आप इसको परचेज कर सकते हैं। और 18 रुपए परचेज करने के बाद आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा, देखिए तो बता दूं एक बार, सबसे पहले तो आपको वीडियोस मिल रहे हैं, जो वीडियोस यहाँ ऐप पर भी मिल जाएगा। इसकी पीपीटी मिल जाएगी, और पीपीटी के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्रिंटेबल फॉर्मेट, जो A4 साइज का, A4 साइज में आपको प्रिंट फॉर्मेट में पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप प्रिंट फॉर्मेट में पीडीएफ मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ में
महीने के एंड में आपको 200 क्वेश्चन का एक टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आपको मैं बता दूं, जब आप इस कोर्स को बाय करेंगे, जैसे कुछ लोग इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पर क्या है कि ऐप पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जब प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो जैसे ही आप इसको परचेज करेंगे, जब आप यहां से बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और परचेज करेंगे, वैसे ही संस्था के द्वारा आपके व्हाट्सएप नंबर पर, जिस नंबर से आपने लॉग इन किया है उस नंबर से आपका व्हाट्सएप चल रहा है, तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत एक कम्युनिटी का लिंक जाएगा। जब कम्युनिटी का लिंक जाएगा तो आप जब कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे, और उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद हमारे क्लास के जितने पीडीएफ हैं वो पीडीएफ आपको प्रिंट फॉर्मेट में, जैसे प्रिंट फॉर्मेट होता है, वो प्रिंट फॉर्मेट में आपको वहां पर वो पीडीएफ, क्लास पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। वो क्लास पीडीएफ किस तरीके से होगी, आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए ये है टेलीग्राम पे, इसका डेमो पीडीएफ पड़ा भी है, ठीक है। टेलीग्राम का डेमो पीडीएफ पड़ा भी है। सेम जो कल चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, भारत टेक्स 2025 का आयोजन, जो चीजें मैंने पढ़ाई थी क्लास में, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रिंट फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, ठीक है। सुदीप मिश्रा एसीएम एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी फेलो चुने गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक। तो सारी चीजें जो मैंने जैसे पढ़ाया है ये आपको प्रिंट फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको डेली मिलती रहेगी, वहां व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा इसका। फिर लास्ट में आपको एक कंप्लीट पीडीएफ दे दी जाएगी, आप प्रिंट आउट उसका निकलवा सकते हैं। तो इतनी चीजें हैं, और इसका फायदा ये है कि आपको जो करंट अफेयर की तैयारी आपकी है, करंट अफेयर की तैयारी आपकी लगातार होती रहेगी, इससे आपको करंट अफेयर में समस्या नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं, कैसे आप इसको बाई कर सकते हैं। तो आप चाहें, अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, साथ साथ में लगातार टेस्ट देते रहना चाहते हैं, अपने आप की जो कंसिस्टेंसी है करंट अफेयर में मेंटेन रखना चाहते हैं, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेस्ट भी मिल जाएंगे, और कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीपीटी भी मिल जाएगा, वीडियोस तो ऑलरेडी यूट्यूब पर आ ही रहे। और देखा जाए तो पर डे 60 पैसे से भी कम में आपकी करंट अफेयर की तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है। परीक्षा के जो कुछ दिन पहले आप करंट अफेयर को लेकर जो मन में डर बैठा रहता है, करंट अफेयर नहीं तैयार हुआ, उस डर से हमेशा के लिए आप निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।